1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। इस वॉर में कई सारे देशों ने भाग लिया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट दो पावर्स के बीच में लड़ा गया। पहली थी अलाइड पावर्स और दूसरी थी सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स के अंदर आते थे इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया, और सेंट्रल पावर्स के अंदर आते थे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन टर्की। उस समय में जर्मनी के पास बहुत पावर थी। जर्मनी और अदर सेंट्रल पावर्स वर्ल्ड वॉर जीत भी जाती, लेकिन 1918 में अलाइड पावर्स को सपोर्ट मिल जाता है यूएसए का, जिसकी वजह से सेंट्रल पावर्स हार जाती है। मतलब जर्मनी की हार का सबसे बड़ा कारण था यूएसए। जब जर्मनी वॉर हार जाती है तो वहां का जो एम्परर होता है वो एब्डिकेट कर देता है, मतलब अपने पद को छोड़ देता है। अब राजा ने अपना पद छोड़ दिया तो गवर्नमेंट तो बननी थी, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के थोड़ी ना देश चलेगा। तो जर्मनी में एक जगह थी जिसका नाम था वाइमर। वहां पर एक नेशनल असेंबली बनती है जिसको वाइमर रिपब्लिक फॉर्मेशन बोलते हैं, और इसी के द्वारा जर्मनी के लिए फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। अब जैसे ही जर्मनी के अंदर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जर्मनी में डेमोक्रेसी आ गई, जिसकी वजह से लोग जर्मन पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए वोट करने लगे, और ये वोटिंग सारे अडल्ट कर सकते थे, इंक्लूडिंग वुमेन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि डेमोक्रेसी आई थी तो ये तो अच्छी बात थी ना, बट जर्मनी के लोगों को ये पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि जो वीमर रिपब्लिक बना था, मतलब जो असेंबली बनी थी, उसने एक पीस ट्रीटी साइन की थी जिसको हम ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस बोलते हैं। मतलब एक समझौता हुआ था जर्मनी और अलाइड पावर्स के बीच में, जिसमें जर्मनी के ऊपर बहुत सी चीजें थोपी गई थी, इम्पोज की गई थी। जर्मनी से कई सारी चीजों को छीना भी गया था, जैसे कि उनसे उनकी टेरिटरीज छीन ली गई थी, आयरन छीन लिया गया था, कोल छीन लिया गया था, यहाँ तक कि उनकी आर्मी भी छीन ली गई थी, क्योंकि अलाइड पावर नहीं चाहती थी कि जर्मनी आगे कभी वॉर लड़ पाए। इन सब के अलावा जर्मनी को 6 बिलियन यूरो का कंपेंसेशन देने के लिए फोर्स किया गया था। जर्मनी में एक जगह थी राइनलैंड जो कि फेमस थी अपनी रिसोर्सेज के लिए, उसको भी छीन लिया गया था। तो वहां के जो लोग थे वो अलाइड पावर्स का तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो सारे दोष किसको दे रहे थे? गवर्नमेंट को दे रहे थे, कि गवर्नमेंट क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। इसलिए लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पर शक भी हो रहा था, और यही वो कारण था जिसकी वजह से लोगों को वीमर रिपब्लिक पसंद नहीं आया, और ना ही लोगों ने इस वीमर रिपब्लिक को अच्छे से अडॉप्ट किया। बट कुछ लोग थे जो कि वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। उन्हें जर्मनी के लोग नवंबर क्रिमिनल बोलते थे, क्योंकि उन्होंने ही ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस पर साइन किया था, और ये कब किया था? 1918 के नवंबर मंथ में, इसलिए इनको नवंबर क्रिमिनल बोलते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण लोगों के ऊपर और पूरी यूरोप के ऊपर मेंटली और फिजिकली बहुत ही बुरा असर पड़ा था। यूरोप के जो देश वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले कर्ज देते थे, आज उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो खुद कर्ज में डूबे हुए थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यूरोप में बहुत सारी समस्याओं को लेकर आया था, खास करके जर्मनी के अंदर। 1923 में जर्मनी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था, मतलब जर्मनी में काफी ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए नोटों के बंडल देने पड़ते थे। अब ऐसा क्यों हुआ था? तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जर्मनी ने वॉर के लिए कर्ज लिया था, और ये कर्ज इतना ज्यादा था कि जर्मनी उसे वापस नहीं कर पा रही, जिस कारण से जर्मनी का गोल्ड स्टॉक भी खत्म हो गया। इसी बीच फ्रांस क्या करता है कि जर्मनी में एक जगह हुआ करती थी रूर, उसको ऑक्यूपाइड कर लेता है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की सप्लाई में भारी गिरावट आ जाती है। वैसे ही जर्मनी कंगाल था, रूर के छिन जाने के बाद वो और भी ज्यादा कंगाल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए वहां की जो गवर्नमेंट थी वो अंधाधुंध करेंसी छापना शुरू कर देती है, जिससे करेंसी की वैल्यू गिर जाती है और चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। करेंसी की ओवर प्रिंटिंग की वजह से जर्मनी के लोगों को छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए नोटों से भरे हुए बोरे देने पड़ते थे, और इसी सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन बोला गया है। और पता है ऐसी कठिन परिस्थिति में जर्मनी की मदद कौन करता है? अमेरिका करता है। मतलब जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो आज जर्मनी की मदद कर रहा था। यूएसए ने जर्मनी की मदद करने के लिए डाविस प्लान बनाया, जिसके तहत यूएसए जर्मनी को छोटे छोटे लोन देता था, जिससे जर्मनी की स्थिति सुधर सके, और ऐसा हो भी रहा था। यूएसए की मदद से जर्मनी की स्थिति सुधर भी रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1929 में क्या होता है? यूएसए के अंदर आ जाता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और ये क्यों आता है? क्योंकि यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो जाता है। अब जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था जर्मनी को, वो भी बंद हो जाता है, क्योंकि यूएसए की खुद की हालत बदतर हो जाती है। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के चलते यूएसए की नेशनल इनकम आधी हो जाती है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती है, एक्सपोर्ट रुक जाता है, लोगों के पास पैसे नहीं बचते हैं। मतलब यूएसए की भी बुरी हालत हो जाती है। यूएसए की तो होती है, लेकिन इसका असर और देशों पर भी पड़ता है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक गिर जाता है। 6 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती है। लोग चोरी चकारी और लूटपाट पर उतर आते हैं। कई सारे लोगों के बिजनेस ठप हो जाते हैं, किसानों की फसलों के दाम गिर जाते हैं, महिलाएं अपने बच्चों के पेट नहीं पाल पा रही होती है।
अब लोगों को एक ही डर सता रहा था कि कहीं भी सड़क पर ना आ जाए, और जो गवर्नमेंट थी वो भी इन सिचुएशन का कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही। अब यार आप खुद ही सोचो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जनता गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करेगी नहीं ना, तो जो थोड़ा बहुत भरोसा था लोगों का गवर्नमेंट के प्रति, मतलब वीमर रिपब्लिक के प्रति, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। पूरा विश्वास ही उठ जाता है लोगों का वीमर रिपब्लिक से, और यहीं से राइज होता है हिटलर का। तो चलिए हम हिटलर के बारे में डीप से पढ़ते हैं। तो हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसने अपना बचपन बहुत ही गरीबी स्थिति में गुजारा था। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उसने आर्मी में बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट उसने कई सारे मेडल्स भी जीते। बट हिटलर को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हार जाती है। इसके अलावा जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस आती है उससे तो हिटलर और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। हिटलर जर्मनी के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए वो 1919 में एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। धीरे धीरे हिटलर पार्टी का हेड बन जाता है और फिर वो उस पार्टी का नाम बदल देता है और कर देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और यही पार्टी बाद में जाकर नाजी पार्टी कहलाती है। हिटलर और उसकी पार्टी का काम करने का अलग ही स्टाइल था। उनके सल्यूट करने का तरीका भी अलग था, उनका सिंबल अलग था। कुछ इस तरीके का सिंबल था नाजी पार्टी का। अब हम बात करते हैं कि नाजी पार्टी जर्मनी की पॉलिटिक्स में कैसे आई थी। राइज ऑफ नाजी पार्टी इन जर्मन पॉलिटिक्स। तो होता क्या है कि 1928 के अंदर जर्मन पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन होते हैं जिसमें नाजी पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से हारती है। उसको मात्र 2.6% वोट मिलते हैं जर्मन पार्लियामेंट के अंदर। ऐसा होना नॉर्मल सी बात थी क्योंकि उस समय पर ना ही लोग हिटलर को जानते थे और ना ही नाजी पार्टी को। बट 1929 में सिचुएशन कुछ अलग हो जाती है। 1929 में क्या होता है कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, और मैंने आपको बताया भी था कि क्या था ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो इसके चलते बहुत सारे लोग परेशान थे और इसी बात का फायदा उठाता है हिटलर। हिटलर क्या करता है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और लोगों से कहता है कि अगर तुम मुझे सपोर्ट करते हो और वोट करते हो इलेक्शन में तो मैं आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर दूंगा। इस प्रकार के कई सारे वादे करता है हिटलर। और वैसे भी आपको एक बात पता होगी कि हिटलर बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। वो इतना गजब का स्पीकर था कि वो अपनी बातों से लोगों को बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस कर देता था, और इस चीज का उसे फायदा भी मिला। फाइनली 1932 में नाजी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। उसे जर्मन पार्लियामेंट के अंदर 37% वोट मिलते हैं, जिससे नाजी पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है। तो हिटलर ने ऐसे कौन कौन से वादे किए थे जिनकी वजह से नाजी पार्टी इलेक्शन जीत पाई, चलिए देखते हैं। तो हिटलर ने लोगों से कहा था कि अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ तो मैं जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा। सेकंड, हिटलर ने कहा था कि मैं ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के प्रोविजंस को हटवा दूंगा। थर्ड, मैं हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी वापस दिलाऊंगा। फोर्थ, मैं जर्मनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लाऊंगा। फिफ्थ, मैं फॉरेन इंटरफेरेंस को रुकवा दूंगा। मतलब इतने सारे वादे कर दिए थे हिटलर ने, और इन्हीं प्रोमिस की वजह से नाजी पार्टी इलेक्शन जीत पाई थी। इलेक्शन जीतने के बाद हिटलर ने कई सारी रैलीज की, पब्लिक मीटिंग्स की, ताकि वो अपना सपोर्ट गैदर कर सके। धीरे धीरे हिटलर का सपोर्ट बढ़ता गया और हिटलर पावर में आ गया। 13 जनवरी 1933 को जर्मनी के प्रेसिडेंट हेडेन्सबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर घोषित कर दिया, जिससे हिटलर के हाथों में और भी ज्यादा पावर आ गई। अब हिटलर क्या सोचता है कि क्यों ना डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप सेटअप की जाए। तभी फरवरी 1933 में क्या होता है, जर्मन पार्लियामेंट के अंदर आग लग जाती है, और इसी बात का फायदा उठाता है हिटलर। इसकी वजह से 28 फरवरी को फायर डिक्री आती है। मतलब हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आता है जिस डिक्री के तहत लोगों के सारे सिविक राइट्स को छीन लिया जाता है, जैसे कि फ्रीडम टू स्पीच, प्रेस और असेंबली। इन सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास होता है, और जैसे ही ये इनेबलिंग एक्ट पास हुआ तो जर्मनी के अंदर से डेमोक्रेसी हट जाती है और डिक्टेटरशिप सेटअप हो जाती है, और यहीं से हिटलर बन जाता है डिक्टेटर। अब हिटलर के पास पूरी पावर थी, वो जो चाहे वो कर सकता था जर्मनी के अंदर। डिक्टेटर बनने के बाद हिटलर सारी पार्टीज को बैन कर देता है। केवल एक ही पार्टी बचती है जो कि थी नाजी पार्टी। मतलब जर्मनी एक सिंगल पार्टी कंट्री बन चुका था। अब दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि हिटलर ने कई सारे प्रोमिस किए थे जर्मनी की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, और वो उन पर काम भी करता है। वो क्या करता है कि एक इकोनॉमिस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है जिसका नाम था जालमस साचेट। हिटलर उससे कहता है कि जाओ और जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारो।
तो इसके लिए जालमा सचेट दो चीजों को एम करता है, पहली फुल प्रोडक्शन और दूसरी फुल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इसके लिए लोगों की जरूरत होगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट फंड देती थी और इसी प्रोजेक्ट की बदौलत जर्मनी के अंदर सुपर हाईवेज और वॉक्स वैगर जैसी कार आ पाई थी। हिटलर ने कई सारे चेंजेस किए फॉरेन पॉलिसीज के अंदर, जैसे कि 1933 में हिटलर जर्मनी को विड्रॉ कर लेता है लीग ऑफ नेशन से। रायलैंड जो कि छीन लिया गया था जर्मनी से, उसे वापस रीऑक्यूपाइड कर लिया। हिटलर ने 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया बाय द स्लोगन ऑफ वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस थे जो कि हिटलर ने किए थे फॉरेन पॉलिसीज के अंदर। इसके बाद हिटलर छोटी छोटी जगहों को कब्जाना शुरू कर देता है, जैसे कि वो सबसे पहले कब्जा करता है सुतंत्र लैंड पे। अब दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले आपको इकोनॉमिस्ट के बारे में बताया था जो कि जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने में लगा हुआ था। जी हाँ बिल्कुल, उसका नाम था जालमा सचेट। तो जो ये जालमा सचेट था वो इकोनॉमिस्ट के साथ साथ एक अच्छा एडवाइजर भी था। तो ये हिटलर से कहता है कि जहाँ तुम्हें देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ तुम दूसरे देशों के साथ लड़ाई झगड़े में लगे हुए हो। तुम्हें ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए इन सब चीजों में। हिटलर को ये बात पसंद नहीं आई। हिटलर के मंसूबे एकदम क्लियर थे कि उसको वॉर ही लड़ना था। हिटलर का मानना ये था कि मैं अपनी कंट्री में डेवलपमेंट क्यों करूं जबकि मैं किसी और डेवलप्ड कंट्री पर कब्जा कर सकता हूँ। जालमा सैचेट को हिटलर की ये बातें पसंद नहीं आई, इसलिए वो हिटलर का सपोर्ट छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। और जो हिटलर होता है वो इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए वॉर लड़ना शुरू कर देता है। ऑन 1 सितंबर 1939 जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देती है और साथ में उस पर कब्जा भी कर लेती है। ये देखकर फ्रांस और इंग्लैंड को अच्छा नहीं लगा और वे साथ मिल जाते हैं और यहीं से जर्मनी के साथ जंग छिड़ जाती है और यहीं से स्टार्ट हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर सितंबर 1914 में एक ट्रिपटाइट पैक्ट साइन होता है जिसमें दो कंट्रीज वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए जर्मनी के साथ आ जाती हैं और वो कंट्रीज थी इटली और जापान। मतलब एक तरफ हो गए थे फ्रांस और इंग्लैंड और दूसरी तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान। अब दोस्तों मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर। जैसे मान लो ये जर्मनी है, ये इंग्लैंड है और ये सोवियत यूनियन है, मतलब रसिया है। अब दोस्तों होता क्या है कि जून 1941 में हिटलर सोवियत यूनियन पर अटैक कर देता है। ये हिटलर का बहुत ही बुरा डिसीजन था। क्यों था? क्योंकि अब जर्मनी वेस्टर्न बॉर्डर पर ब्रिटिश बॉम्बिंग को झेल रहा था और इधर ईस्टर्न बॉर्डर पर सोवियत आर्मी को। तो जो ये सोवियत आर्मी होती है वो जर्मन आर्मी को स्टेलिनग्राड पे बहुत ही बुरी तरीके से हराती। वहीं दूसरी ओर जो यूएसए था वो वर्ल्ड वॉर सेकंड लड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण यूएसए को भुगतने पड़े थे वो उन्हें दोहराना नहीं चाहता था। इसलिए यूएसए वर्ल्ड वॉर सेकंड से दूर ही रहना चाहता था। बट यूएसए अपने आप को रोक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो जापान होता है वो ईस्ट की तरफ कंटिन्यूसली अपनी पावर एक्सपेंड करता चला जा रहा था। उसने इंडो चाइना पर भी कब्जा कर लिया था। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन होता क्या है कि जापान यूएसए के एक नेवल बेस पर अटैक कर देता है जिसका नाम था पर्ल हार्बर। इस बात से यूएसए को गुस्सा आ जाता है और यूएसए 8 दिसंबर 1941 को ना चाहते हुए भी वॉर में एंट्री मार देता है और यूएसए की एंट्री के साथ ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाता है। क्योंकि एक बात तो हम सभी लोग जानते ही है कि यूएसए आज भी बहुत शक्तिशाली है और पहले भी बहुत शक्तिशाली था। वर्ल्ड वॉर सेकंड मई 1945 में दो चीजों के साथ खत्म होता है। पहली जर्मनी की हार के साथ और दूसरी हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट के साथ। तो दोस्तों जितनी भी तबाही मची थी उसका सबसे बड़ा कारण था हिटलर। वर्ल्ड वॉर सेकंड का कारण भी हिटलर ही था और उसकी वजह से जो लाखों मासूम लोगों की जानें गई थी उसका कारण भी हिटलर ही था। हिटलर ने सब कुछ खो दिया था, लोगों का भरोसा, अपनी पावर, अपना देश। इसलिए वो बर्लिन के बंकर में अपने परिवार के साथ सुसाइड कर लेता है और उनके साथ उनके प्रोपोगेंडा मिनिस्टर और गोबेल्स भी सुसाइड कर लेते हैं। और दूसरे चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें हेलमुथ के पापा सुसाइड कर लेते हैं। तो वो सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी नाजी पार्टी के सपोर्टर थे, मतलब हिटलर के सपोर्टर। मई 1945 तक जर्मनी सरेंडर कर देती है और अलाइज पावर जीत जाती। इसके बाद न्यूरेनबर्ग जर्मनी में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल स्टेब्लिश होता है, मतलब एक तरीके का कोर्ट स्टेब्लिश होता है जिसमें अलाइड पावर्स जैसे कि फ्रांस, यूके, यूएसए और सोवियत यूनियन, मतलब जो भी जीते हुए देश थे, वो वॉर क्रिमिनल्स को सजा दे रहे थे। और वॉर क्रिमिनल्स कौन थे? जो नाजी पार्टी के लोग थे, मतलब जो हिटलर के सपोर्टर थे। नाजी पार्टी के लोगों ने कई सारे क्राइम किए थे, जैसे कि क्राइम अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम, और जो सबसे बुरा वाला जो क्राइम किया था वो था क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब इन्होंने लाखों मासूम लोगों पर अत्याचार किया था। अत्याचार तो छोड़ो, इन्होंने तो उन्हें मार ही दिया था। नाजी पार्टी के लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 की आड़ में 6 मिलियन जूस को मारा था, 2 लाख जिप्सीज को मारा था, 1 लाख पुलिस सिविलियंस को मारा था और 70,000 जर्मन्स को मारा था जो कि फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड थे। तो इसके लिए जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल
जनरल था उसने केवल 11 लोगों को ही मौत की सजा सुनाई, बाकी सभी लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन्होंने जैसा लोगों के साथ किया था उसके कंपैरिजन में ये सजा इनके लिए बहुत ही ज्यादा कम थी। नाउ वी टॉक अबाउट नाजी आइडियोलॉजी, मतलब नाजी लोगों की आइडियोलॉजी कैसी थी। इसको हम हिटलर की आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं क्योंकि नाजी लोग थे तो हिटलर के ही सपोर्टर। तो जो नाजी लोग थे उन्होंने सोसाइटी के अंदर रेशियल सेग्रीगेशन करके रखा था, मतलब काफी ज्यादा भेदभाव करते थे लोगों के बीच में। जर्मनी के अंदर टॉप प्रायोरिटी ऐसी लोगों को दी जाती थी जिनकी ब्लू आइज होती थी और ब्लॉन्ड हेयर होते थे। ऐसे लोगों को जर्मनी में नॉर्डिक आर्यन बोला जाता था, मतलब इनका लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस ज्यादा होता था औरों के कंपेरिजन में, ऐसा नाजीज मानते थे। और अगर हम बात करें सबसे लोअर लोगों की तो वो थे जूइस। जूइस लोगों को जर्मनी के अंदर वीक माना जाता था और ना ही जूइस लोगों को कोई इंपोर्टेंस दिया जाता था। और दोस्तों हिटलर और नाजी लोगों को भी सबसे ज्यादा नफरत जूइस लोगों से ही थी। तो ऐसा क्यों था, इसके कई सारे कारण थे। पहला कारण ये था कि जूइस लोगों को जीसस क्राइस्ट का किलर माना जाता था। दूसरा रीजन ये भी माना जाता था कि जूइस लोग अदर जर्मन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन देते थे और जो हिटलर था वो पर्सनली भी हेट करता था जूइस लोगों को। इसलिए नाजी लोगों ने जूइस लोगों को बायकॉट करना शुरू कर दिया। नाजी लोगों ने उनके साइनागोजियस को जला दिया, मतलब जहां पर वो पूजा करते थे उन स्थानों को जला दिया। गवर्नमेंट जॉब से जूइस लोगों को निकाल दिया गया और उनके घरों तक को भी जला दिया गया। और धीरे धीरे हिटलर ने इनको मारना शुरू कर दिया। हिटलर काफी ज्यादा मास किलिंग करता था, मतलब एक बार में कई सारे जूइस लोगों को मार देता था। और तुम्हें पता है हिटलर लोगों से क्या कहता था कि मैं मास किलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। अब वो ऐसा क्यों कहता था, क्योंकि हिटलर का मानना ये था कि अगर हमें बहुत ही अच्छी सोसाइटी चाहिए और हेल्थी सोसाइटी चाहिए तो हमें इस तरीके के अनडिजायरेबल लोगों को मार देना चाहिए, ऐसा हिटलर का मानना था। और तुम्हें पता है हिटलर का जो मारने का तरीका था वो अलग ही प्रकार का था। वो बहुत ही भयानक तरीके से मारता था लोगों को। वो क्या करता था कि लोगों को एक गैस चैम्बर में बंद कर देता था, फिर उन पर जहरीली गैसें छोड़कर उनको मार देता था। हिटलर जूस लोगों को फोर्स करता था घेटोस में रहने के लिए, मतलब एक ऐसे इलाके में रहने के लिए जहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी रहती थी, कीचड़ रहता था, बीमारियां फैलती थी, लोग मर रहे थे वहां पर, मतलब काफी ज्यादा इन्फेक्टेड एरिया था। ऐसे एरिया में हिटलर फोर्स कर रहा था जूस लोगों को रहने के लिए, और जो उसकी बात नहीं मानता था उसे गैस चैम्बर में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। अब दोस्तों जो हिटलर था वो बच्चों को भी टारगेट करता था क्योंकि उसे पता था कि बच्चे फ्यूचर है इस कंट्री का। और हिटलर ये बात भी जानता था कि बच्चे किसी भी चीज को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि बच्चों को अगर बचपन से यही सिखाया जाएगा कि हिटलर तुम्हारा भगवान है, तुम्हें उनकी पूजा करनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बड़े होकर भी हिटलर को भगवान ही मानेगा। तो इसके लिए हिटलर सारे स्कूलों से ज्यूइश टीचर्स को हटवा देता है और बच्चों को भी सेग्रीगेट कर देता है, जिसमें ज्यूइश को अलग कर दिया जाता है और जर्मन्स को अलग कर दिया जाता है। अब ज्यूइश ना ही जर्मन्स के साथ खेल सकते थे और ना ही साथ में बैठ सकते थे, और बाद में ज्यूइश किड्स को स्कूलों से बाहर भी कर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हिटलर क्या करता है कि स्कूलों की किताबें ही बदलवा देता है। उन किताबों में केवल नाजी आइडियोलॉजी ही भरी पड़ी थी, जिससे भी बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखा सके। अब स्कूलों में यही सब सिखाया जा रहा था कि ज्यूइश को हेट करो, हिटलर और नाजी पार्टी को सपोर्ट करो, सल्यूट करो उनको और हमेशा लॉयल रहो उनके प्रति। इस तरह की बातें स्कूलों में सिखाई जाने लगी। इसके अलावा हिटलर कई सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी चलाता था जिससे वो किड्स के अलावा यूथ को भी टारगेट कर सके। अब हिटलर टारगेट कैसे करता था देखो, तो जो बच्चे 10 से लेकर 14 साल की उम्र के होते थे उन्हें जंग वॉक में भर्ती कर दिया जाता था। जंग वॉक बेसिकली हिटलर का ही एक ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पर बच्चों को आइडियोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। आफ्टर जंग वॉक जैसे ही वो बच्चा 14 साल का हो जाता था उसे एक और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ता था जिसका नाम था नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो 1922 में बनाई गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन को हिटलर यूथ भी बोला जाता था। इसमें भी वही सब सिखाया जाता था जो हिटलर चाहता था, जैसे कि जूइस से नफरत करो, अनडिजायरेबल लोगों से दूर रहो, वॉर और वायलेंस करना सही है, हिटलर की पूजा करो और हमेशा हिटलर के प्रति लॉयल रहो। इस तरीके की चीजें सिखाई जाती थी। और फिर जैसे ही वो बच्चा 18 साल का हो जाता था तो उसे लेबर सर्विसेज में भेज दिया जाता था, फिर उसके बाद उसे आर्मी ज्वाइन करा दी जाती थी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर हिटलर वुमन के बारे में क्या सोचता था। हिटलर ऐसा मानता तो था कि मदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीजन है। इनफैक्ट उसने 1933 में एक बार बोला भी था कि इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीजन। बट रियलिटी में वो सारी माओ को एक समान नहीं मानता था। जो माए ज्यूइश और अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उन्हें पनिश किया जाता था, और जो डिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता था। उन्हें हर चीज में कंसेशन मिलता था, यानी कि डिस्काउंट मिलता था। इसके अलावा उन्हें अवार्ड्स भी मिलते थे ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन द मदर गिव्स बर्थ। अगर कोई माँ 4 बच्चों को जन्म देती थी तो उन्हें ब्रॉन्ज क्रॉस मिलता था, और अगर कोई माँ 6 बच्चों को जन्म देती थी तो उन्हें सिल्वर क्रॉस मिलता था, और अगर कोई माँ 8 बच्चे या उससे ज्यादा बच्चों को जन्म देती थी तो उन्हें गोल्ड क्रॉस मिलता था।
अब दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर जर्मनी के लोग क्या सोचते थे नाजी पार्टी के बारे में और उनकी आइडियोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों जर्मनी के अंदर ज्यादातर लोगों ने ऐसा मान लिया था कि नाजी आइडियोलॉजी अच्छी है और वो भी जूस लोगों से नफरत करने लगे थे। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो नाजी आइडियोलॉजी से प्रभावित नहीं थे, उन्हें ये गलत लगती थी, बट वे कुछ कर नहीं पाते थे, ना ही वे प्रोटेस्ट कर सकते थे और ना ही वे आवाज उठा सकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि हिटलर उनका वही हाल करेगा जो जूस का होता आया है। नाजी लोगों ने मीडिया का काफी ज्यादा अच्छा इस्तेमाल किया था जूस के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाने के लिए। नाजी लोग ऐसे पोस्टर बनवाते थे जिनमें जूस लोगों को एज अ ईवल दिखाया जाता था। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था जूस लोगों को बुरा दिखाने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने तो कई सारी फिल्म भी टेलीकास्ट करवाई जिससे जर्मनी के अंदर जूस के प्रति हेट्रेड और बढ़ जाए। ऐसी एक फिल्म थी जिसका नाम था एटर्नल जूस, जिसमें जूस लोगों को बहुत ही बुरा दिखाया गया था। एक चार्लोट ब्रेड नाम की एक लेडी थी जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द रीच ऑफ थर्ड ड्रीम। इस किताब में बताया गया है कि जूस लोगों को नाजी जर्मनी में कैसा लगता था, वो कैसा फील करते थे और उन पर कैसे कैसे अत्याचार होते थे। जूस लोग चाहते थे कि जो हमारे साथ हुआ है वो सारी दुनिया को पता चले, इसलिए जब वो मर रहे थे तब उन्होंने कुछ ना कुछ सुराग छोड़े थे ताकि दुनिया को भी पता चल सके कि हिटलर ने जूस लोगों के ऊपर कितना जुल्म किया था। बाद में ये सच सारी दुनिया को पता चलता है, तब हिटलर की, नाजी लोगों की और उनकी आइडियोलॉजी की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होती है। इनफैक्ट उनको सजा भी मिलती है। बट वही बात घूम करके आती है कि जो दर्द जूस लोगों ने झेला था और हिटलर ने इनको दिया था उसके कंपैरिजन में इनको बहुत ही कम सजा मिली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी क्लास 9 की वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस के एक शहर पेरिस में आतंक का माहौल था। हुआ ये कि किसी ने अपनी तरफ से बनाकर एक अफवाह जनता में फैला दी कि फ्रांस का राजा फ्रांस की जनता पर गोलियां चलवाने का आदेश देने वाला है और वह अपने सैनिकों से जनता को मरवाना चाहता है। दोस्तों यह खबर पेट्रोल में लगी हुई आग की तरह पूरे के पूरे फ्रांस में फैल गई। इस खबर को लेकर जनता में डर का माहौल बना हुआ था। लोगों ने सोचा कि यार ऐसे मरने से अच्छा है कि कुछ करके मरा जाए, इसलिए फ्रांस के लोगों ने एक जन सेना बनाने का निर्णय लिया जिसमें लगभग 7000 व्यक्ति और महिलाएं टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए और सभी लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि अगर हमें राजा के अगेंस्ट खड़े होकर विद्रोह करना है तो उसके लिए हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ लोगों ने कहा क्यों ना सरकारी भवनों में रखे हुए हथियारों को जबरदस्ती लूट लेते हैं और लोगों ने यही किया। सबसे पहले उन्होंने कई लोगों की तादाद में मिलकर बास्तील किले की जेल को तोड़ दिया जिसमें उन्हें भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। बास्तील जेल का जो कमांडर था वो हथियारों की इस लड़ाई में मारा गया और वहाँ उस जेल के हथियारों के साथ साथ वहाँ के कैदियों को भी छुड़ा लिया गया। दोस्तों वो बात अलग है कि वहाँ पर 7 ही कैदी थे और इन सब ने मिलकर बास्तील किले को गिरा दिया और साथ में उस किले की कीमती वस्तुओं को बाजार में बेच दिया। इन वस्तुओं को उन लोगों ने खरीदा जो इस घटना को अपनी यादों के रूप में सजाना चाहते थे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद फिर कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि इसके बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती इलाकों में कई सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जनता रोटी, कपड़ा और मकान की बढ़ती कीमतों का विरोध करने लगी। बाद में फ्रांस के राजा को गिलोटिन से सर काटकर मार दिया गया। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 18वीं सदी में। तो दोस्तों चलते हैं फ्रांस सोसाइटी टूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो दोस्तों ये बात है 1774 की, जब बूर्बो राजवंश का लुईस 16 नामक राजा राजगद्दी पर बैठा। जब उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष की थी, उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिएट से करवा दिया गया। बहुत दिनों से युद्धों के कारण उसके महल का खजाना खाली पड़ा हुआ था और बर्सेल के महल की शान शौकत बनाए रखने के लिए राजा को पैसे की जरूरत तो थी। और लुईस 16 के शासन काल में ब्रिटेन से अमेरिका की 13 कॉलोनीज को छुड़ाने के लिए मदद की थी, जिसके कारण फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लिब्रे से भी अधिक कर्ज हो चुका था और 2 बिलियन लिब्रों का कर्ज पहले से था। अब जो कर्जदार थे वो राजा से 10% इंटरेस्ट के साथ मांग करने लगे। इधर राजा के सामने कर्ज की चिंता, ऊपर से सेना का खर्च, राज दरबार का खर्च, सरकारी कार्यालयों का खर्च, विद्यालयों को चलाने का खर्च, इन सब की चिंताएं फ्रांस के राजा को सताने लगी। तो जो फ्रांस का राजा था लुईस 16, उसने क्या किया कि जो फ्रांस के लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया।
तो दोस्तों 18th सेंचुरी में फ्रांस 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। पहला स्टेट था क्लर्जी, मतलब वो लोग जो चर्च में काम करते थे। दूसरा स्टेट था नोबेलिटी, मतलब जिसमें राजा और राजा का परिवार आता था। और थर्ड था जिसमें बचे हुए सारे लोग आते थे, जैसे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, लॉयर थे, किसान थे, मजदूर थे। इस तरीके के लोग थर्ड स्टेट में आते थे। फ्रांस की पूरी जनसंख्या में से 90% किसान थे। तो इसका मतलब ये मत समझना कि इनके पास सबसे ज्यादा जमीन थी, बल्कि ये तो नाम के ही किसान थे। 60% जमीन तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास थी, और जो थर्ड स्टेट था उसमें कुछ ही लोगों के पास जमीन होती थी जो कि काफी ज्यादा अमीर होते थे। अब दोस्तों जो पहले और दूसरे स्टेट के लोग थे वो चैन से जी रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। और दूसरी तरफ थर्ड स्टेट के लोगों को सारे के सारे टैक्सेस भरने पड़ते थे। जैसे कि जो टैक्स किसानों के द्वारा चर्च में जाता था उसे हम टिथ कहते थे। ये टैक्स फसल का 10वां हिस्सा होता था और इसे धार्मिक टैक्स भी कहा जाता था। और तो और दोस्तों राजा ने रोजाना उपयोग में आने वाली सामग्री पर भी टैक्स स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि तंबाकू, नमक। तो दोस्तों इस प्रकार राजा ने महल के सारे खर्च जनता के ऊपर डाल दिए थे और राजा उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूलने लगा। और उसे भरते कौन थे? मात्र थर्ड स्टेट के लोग। तो दोस्तों 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 2.3 करोड़ और 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 2.8 करोड़। तो आप देख सकते हो कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही थी। अब आप खुद ही सोचो, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि फसल की पैदावार तो उतनी ही थी, मगर पॉपुलेशन के बढ़ते लोगों को ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट थी। इसलिए फ्रांस के लोग भूखे मरने लगे, उन्हें खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। इसके चलते पूरे फ्रांस में महंगाई बढ़ गई, गरीब और गरीब होते गए और अमीर होते गए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि विरोध किया था, बल्कि काफी बड़ा रिवोल्ट किया था, पर वो उतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के पास तब ना पैसा था और ना ही लोगों के पास एजुकेशन थी। ऐसे में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अब जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था, लोगों की इनकम बढ़ती जा रही थी, लोग एजुकेट होते जा रहे थे, उन्हें नए नए आइडियाज आने लगे। तब लोगों को रियलाइज होने लगा कि हमारे साथ तो ये गलत हो रहा है। अब जो एजुकेटेड लोग थे उनका मानना ये था कि लोगों को अधिकार उनके जन्म से नहीं, बल्कि उनकी समाज में क्या योग्यता है इस आधार पर मिलने चाहिए। ऐसे ही जॉन लॉकी और जॉन जाक रूसो नाम के 2 फिलोसोफर थे। इनका भी यही मानना ये था कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पर सबको फ्रीडम हो और सारे के सारे कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, और गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो जनता की बात सुने। इसके ऊपर जॉन लॉकी ने अपनी किताब टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में भी मोनार्ची गवर्नमेंट का जम के विरोध किया था। अब दोस्तों टैक्स तो पहले से ही बढ़ा हुआ था, ऊपर से महंगाई भी इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। फिर क्या था दोस्तों, जनता राजा पर भड़क गई और यहीं से शुरू हुआ एक रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि लुई 16 का खजाना खाली हो चुका था, कर्जदारों की मांग बढ़ गई थी और उसको चुकाने के लिए राजा ने जनता पर टैक्स बढ़ा दिए थे। पर क्या आपको पता है कि प्राचीन राजतंत्र के अनुसार कोई भी फ्रांस का राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाकर नए टैक्सों के प्रपोजल्स पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेट जनरल क्या होती थी। तो दोस्तों स्टेट जनरल एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, लेकिन केवल राजा ही तय करता था कि ये मीटिंग कब बुलाई जानी चाहिए। तो दोस्तों इसकी लास्ट मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी, लेकिन फिर उसके बाद लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे और जो थर्ड स्टेट था उसने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे। और दोस्तों इस सभा में किसानों तथा कारीगरों को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि 4000 पत्रों में अपनी शिकायतें और मांगे लिखकर असेंबली में भेज दी। लेकिन दोस्तों असेंबली के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट को केवल एक एक वोट डालने का ही अधिकार था। पर अब की बार क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें ये मंजूर नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी की पूरी असेंबली वोटिंग करे, केवल 3 ही वोट पर फैसला नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन जो लुई 16 था उसे ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। राजा ने इस थर्ड स्टेट के प्रपोजल को नहीं माना, जिसके कारण क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो निराश होकर असेंबली के बाहर चले गए और यही सभी लोग 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। इन सब लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि जब तक हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते जिसमें राजा के पास कम पावर हो, तब तक हम सब लोग मिलकर स्ट्रगल करते रहेंगे और राजा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर लिया था। दोस्तों उस असेंबली के 2 लीडर बनाए गए, पहला था मिराबियू और दूसरा था एबेशियस। इन दोनों ने असेंबली को लीड किया। दूसरी तरफ फ्रांस में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि फ्रांस की जो अधिकतम फसल थी वो मारी गई। लोगों में भुखमरी इतनी बढ़ गई थी कि औरतों ने जबरदस्ती खाने पीने
पीने की चीजों को दुकानदारों से छीन लिया। यह देखकर राजा ने सेना को आदेश दे दिया कि तुम शहर में प्रवेश करो। जैसे ही सेना ने शहर में प्रवेश किया तो लोगों में हड़कंप मच गया। फिर क्या था दोस्तों, लोगों की भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील के किले पर धावा बोल दिया, क्योंकि गांव-गांव में अफवाह फैल रही थी कि राजा ने किसानों की फसलें बर्बाद करने के लिए बाहर से कुछ लोगों को बुलाया है। अब टैक्सों की आग तो पहले से लगी हुई थी, अब लगी हुई आग पर राजा की अफवाह ने पेट्रोल का काम और कर दिया, जिससे किसानों ने गाँव के सरकारी अन्य भंडारों को लूट लिया और साथ में टैक्सों से संबंधित डॉक्यूमेंट्सों को भी जला दिया। आखिर में विरोधी प्रजा की ताकत का अंदाजा लगाकर राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। तो दोस्तों आपको तो पता है कि जो नेशनल असेंबली थी वो क्या चाहती थी कि राजा की पावर लिमिटेड कर दी जाए। तो फाइनली 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने एक ऑर्डर पास किया, जिसमें फर्स्ट स्टेट के लोगों से कहा गया कि आप चर्च के नाम पर जो जमीन लिए हुए हैं उसे वापस कर दें, और जो चर्च में फसल का 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में दिया जाता था, यानी कि धार्मिक टैक्स टिथ को बंद कर दिया जाए। जिससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को 2 बिलियन लिब्रो का फायदा हुआ। अब धीरे धीरे नेशनल असेंबली ने 1791 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया, जिसमें राजा की पावरों को लिमिटेड कर दिया था और साथ में गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांट दिया। फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशरी। पहली वो होती है जो कानून बनाती है, दूसरी वो होती है जो ये देखती है कि जो ये रूल्स बने हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और तीसरी वो होती है अगर कोई रूल्स फॉलो ना करे तो उसे सजा देने का काम कौन करती है, जुडिशरी करती है। अब दोस्तों देखते हैं कि 1791 में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कैसा था। तो जो फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन थी वो थी 28 मिलियन। उसमें से 4 मिलियन लोग ही ऐसे थे जो वोट डाल सकते थे और जिन्हें फ्रांस के लोग एक्टिव सिटीजन्स कहते थे। इसके अंदर वो लोग आते थे जो कि मेल हो और उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो और जो गवर्नमेंट का टैक्स भी भरते हो, और 3 मिलियन लोग ऐसे थे जिन्हें फ्रांस में पैसिव सिटीजन्स कहते थे, जो कि वोट नहीं डाल सकते थे, जैसे कि बच्चे, औरतें, और वो लोग आते थे जिनकी उम्र 25 साल से कम हो। अब जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो वोट डालकर एक जज चुनते थे और साथ में 50,000 इलेक्टर्स चुनते थे। अब जो 50,000 इलेक्टर्स थे उन्हीं में से 745 मेंबर नेशनल असेंबली के लिए बनते थे और जो 745 मेंबर थे वही राजा पर कंट्रोल रखते थे। अब राजा के पास केवल एक ही पावर थी, वो थी वीटो पावर, जिसका मतलब होता है कि राजा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। और जो नेशनल असेंबली थी वही मंत्रियों को कंट्रोल भी करती थी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसके अकॉर्डिंग लोगों को कई सारे अधिकार मिले, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब दोस्तों राजा ने हाँ तो कर दिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहा है, लेकिन वास्तव में वो नहीं चाहता था कि उसकी पावर कम हो। उसने अपने आसपास के देशों के साथ मिलकर सीक्रेट प्लान्स किए, लेकिन राजा और आसपास के देश कुछ कर पाते इससे पहले ही नेशनल असेंबली ने प्रूसिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 1789 में वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिससे फ्रांस के हजारों यंग मैन सेना के अंदर भर्ती होने लगे। सभी देशभक्ति के गीत गाने लगे। तो दोस्तों उस वॉर में काफी ज्यादा लोग मारे गए थे, उसके साथ साथ काफी ज्यादा मनी का भी लॉस हुआ था। तो दोस्तों 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था इसमें धनवानों को ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया था और जो गरीब थे, किसान थे, उनको कम महत्व दिया गया था। तो लोगों ने क्या किया, अपनी आवाज सुनाने के लिए पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। तो ये क्या होते हैं, तो ये वो होते हैं जिसमें अलग अलग विचारों के लोग अपनी अलग अलग बातों को बताते हैं ताकि उनकी बातों पर गवर्नमेंट ध्यान दे और उनकी बातें भी सुनी जाए। ऐसे ही एक क्लब था जिसका नाम था जोकोबिन क्लब, जिसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब जो इस क्लब के लोग थे उनकी कुछ अलग ही प्रकार की ड्रेस थी। इस क्लब वाले लोगों को सुगुलत भी कहा जाता था। दोस्तों जब ब्रेड का प्राइस बढ़ने लगा तो महंगाई को देखकर इस क्लब वाले लोगों ने जैकोबिन क्लब में एक प्लान बनाया और एक ऐसी योजना बनाई कि राजा को महल में ही घुसकर राजा को बंदी बना लिया जाए। तो दोस्तों इन क्लब वालों ने क्या किया कि 10 अगस्त को टुलेरियस के महल में धावा बोल दिया, जिसमें राजा के कई सारे सैनिक मारे गए। बाद में राजा और राजा के परिवार के सदस्यों को जेल में डाल दिया गया, मतलब उन्हें बंदी बना लिया था। और फिर नेशनल असेंबली ने चुनाव कराए। फाइनली 21 सितंबर 1792 को राजशाही राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फिर मोनार्ची सिस्टम खत्म हुआ और एक नया रिपब्लिक सिस्टम यानी कि वोट डालने का सिलसिला शुरू हुआ। अब जो फ्रांस था वो एक रिपब्लिक कंट्री बन चुका था और जो लुइस 16 था जो बंदी बना लिया गया था उसे राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। फाइनली 21 जनवरी 1793 को प्लेस दी कॉन्कॉर्ड में राजा को ग्लोटीन से सर काटकर मार दिया गया और सबको वोट डालने का अधिकार
अधिकार मिल गया। अब जो जोकोविन क्लब की जो सरकार थी, यानी कि रोबेस्पियर की सरकार, वो क्या करने लगी कि फ्रांस में जो भी गणतंत्र के खिलाफ होता, चाहे वह उसकी स्वयं की पार्टी का ही क्यों ना हो, उसे जेल में डालकर मुकदमा चलाया जाता था और दोषी पाए जाने पर गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सर कलम कर दिया जाता था। पर जो जैकोबिन क्लब था उसने कम काबिल तारीफ किया था, वो थी एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो ये स्लेवरी क्या थी? तो दोस्तों फ्रांस की जो कॉलोनी थी कैरिबियन में, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिंगो, तो यहाँ से क्या होता कि कई सारी चीजें इंपोर्ट होकर फ्रांस के अंदर आती थी, जैसे कि तंबाकू, इंडिगो, शुगर, कॉफी, तो इस तरीके की चीजें यहाँ से फ्रांस के अंदर आती थी। पर प्रॉब्लम क्या थी कि इन चीजों को बनाने के लिए वहां पर कई सारी लेबर्स की जरूरत पड़ती थी और यहाँ से काम करने के लिए वहां जाने के लिए कोई तैयारी नहीं था। तो इसके लिए जो फ्रांस के ट्रेडर्स होते थे वो क्या करते थे, पहले तो ट्रेडर्स फ्रांस से निकलते थे और अफ्रीकन कोस्ट तक जाते थे और फिर वहां से लोगों को खरीदा जाता था और उन्हें हाथों में हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर से होकर करेबियाई देशों तक ले जाया जाता था। वहां पर उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था, फिर वहां से इंडिगो, तंबाकू, शुगर, कॉफी, ये सब वापस फ्रांस में लाया जाता था। अब दोस्तों नेशनल असेंबली में ये बात तय हुई थी कि दास प्रथा को खत्म कर दिया जाए, पर यह नहीं हुआ। ऊपर से रोबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद करवा दिया और उनकी जगह सरकारी दफ्तर और बैराक बनवा दिए गए। अब जो जोकोविन क्लब का जो लीडर था रोबेस्पियर, वो अपनी मनमर्जी करने लगा और लगातार देशों से मजदूरों को खरीदता और बेचने लगा और लगातार लोगों को खरीदा और बेचा जाने लगा। तो दोस्तों इसके साथ भी वही हुआ जो सबके साथ होता आया है। तो 1794 में उसे दोषी घोषित कर दिया गया और उसे गिरफ्तार करके गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सर कलम कर दिया। और दोस्तों यहाँ से जैकोबिन क्लब का एंड हो गया। दोस्तों बास्तिल किले के इंसिडेंट के बाद 1789 की गर्मियों में एक महत्वपूर्ण कानून लागू हुआ था कि कोई भी बुक या न्यूज़पेपर या स्टेज परफॉर्मेंस, नाटक, सत्संग, जुलूस बिना राजा के अधिकारियों की परमिशन के बगैर नहीं किए जा सकते थे। पहले उनसे मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब वो सेंसरशिप हटा दी गई थी। अब फ्रांस में सब लोग स्वतंत्र थे, वो कुछ भी छाप सकते थे, डांस प्रोग्राम, सॉन्ग, स्टेज प्रोग्राम, जुलूस कर सकते थे। अब उन्हें किसी की भी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जो अमीर लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट की पावर को अपने हाथ में ले ली। फिर उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर उसके अनुसार जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही वोट कर सकता था। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। इन दोनों काउंसिल का काम था कि 5 मेंबर की बॉडी बनाना, यानी कि एक दूसरे में तकरार होने लगी, जिसका फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। 1804 में फ्रांस का एक नया राजा बना जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने पहले तो यूरोप के लिए बहुत कुछ किया तो लोगों को लगा अच्छा है, लेकिन बाद में पता चला कि नेपोलियन तो बहुत ही क्रूअल किंग था। फाइनली 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया।